नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की टॉपिक नंबर यहाँ पे 6 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। लगभग इसमें 35 के आसपास एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा, जो विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में पूछा ही गया है। चलिए बारी बारी से हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी तो किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बुक्का, ये जो दो भाई थे, इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया था 1336 में। अब जो विजयनगर की जो स्थापना किया गया था उसमें 4 वंश आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला तो हो जाएगा संगम वंश, उसके बाद हो जाएगा सुलू वंश, उसके बाद हो जाएगा तुलु वंश जिसका संबंध कृष्णदेवराय से है, और लास्ट में हो जाएगा अराविडु वंश। तो ये 4 वंश आपको ध्यान रखिएगा। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो की, लेकिन उसमें जो वंश की स्थापना की उस वंश का नाम था संगम वंश। माना जाता है कि हरिहर और बुक्का इससे पहले देखा जाए तो कंपिली राज्य में मंत्री थे, लेकिन कंपिली राज्य में जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब आक्रमण हुआ, इन दोनों भाइयों को पकड़ के इनका धर्मांतरण कर दिया गया था, दिल्ली ला के यहाँ पे कर दिया गया था मुस्लिम धर्म में। लेकिन पुनः जब उनको विद्रोह को दबाने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति के रूप में यहाँ पे भेजा गया दक्षिण में, तो ये लोग विद्याधर के प्रभाव में आएगा, जो सिंगरेरी मठ के यहाँ पे हेड हुआ करते थे, और फिर ये लोग यहाँ पे ठीक है पुनः हिंदू बन जाएगा। और फिर यहाँ पे जो दक्षिण में आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो एक तरीके से अस्थिरता का जो वातावरण का दौर था, दोनों ने उसका फ़ायदा उठाया और फिर से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात उसी के अंतर्गत संगम वंश की स्थापना की। क्यों संगम वंश? तो इसके पिता का नाम था संगम और अपने पिता के नाम पे संगम वंश की स्थापना की गई। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन थे? यहाँ पे देख पा रहे हरिहर और बुक्का। इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण तक यहाँ पे समस्त भूमि उस देवता की है। एक किसका स्टेटमेंट है यहाँ पे, किस शासक के संदर्भ में कहा जाता है? तो ये है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा हरिहर प्रथम। ध्यान रखिएगा हरिहर प्रथम, क्योंकि इसका जो पूरा जो साम्राज्य था, कृष्णा नदी और कृष्णा नदी की जो सहायक जो तुंगभद्रा नदी है, नीचे का जो एरिया था, ध्यान रखिएगा ये जो ठीक है, यही जो एरिया था पूरा का पूरा, जिसको यहाँ पे बोला जाता है पूरी तरीके से ठीक है कि देवताओं की भूमि है। तो ध्यान रखिएगा हरिहर प्रथम के समय तो छोटा एरिया था, लेकिन जैसे जैसे खासकर कृष्णदेव राय जब आएगा, राम राय आएगा, तो उसके समय इसका पूरा साम्राज्य विस्तार होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वही हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता, अर्थात उस देवता का नाम था भगवान विरूपाक्ष। बहुत ही फेमस नाम है, विरूपाक्ष मंदिर की आगे चल के स्थापना भी की जाएगी। अपनी मधुरा विजय कृति में अपना पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? इनका नाम था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, गंगा देवी। बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, गंगा ठीक है देवी। माना जाता है कि 1352-53 में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। ध्यान से सुनते चलिए। कुमार कंपन ने क्या किया? तो अडियारा ने, ठीक है पूरा नाम है कुमार कंपन अडियारा ने, मधुरा को जीतकर उसने विजयनगर में मिला लिया। और उसकी जो पत्नी है ना यहाँ पे, ये है यहाँ पे गंगा देवी। ध्यान रखिएगा। तो कितने लोग यहाँ पे हरिहर प्रथम की पत्नी को यहाँ पे लिंक कर देते हैं? नहीं, ध्यान रखिएगा। एक ठीक है जो नाम है कुमार कंपन की पत्नी है, पतना मतलब उसकी पत्नी है गंगा देवी, जो उसका पति ने जीता हुआ था जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है मधुरा वाला, तो इसने लिखा हुआ है, ठीक है मधुरा विजयम। ध्यान रखिएगा मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र है। राय विजयनगर के शासकों की एक ठीक है एक उपाधि के रूप में था, जो शासक बनता था उसे राय बोला जाता था। तो हरिहर का भाई बुक्का, ध्यान रखिएगा, और बुक्का का पुत्र कौन है? तो कुमार कंपन, और कुमार कंपन की जो पत्नी है उस पत्नी का नाम है ठीक है गंगा देवी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना हुआ था। उस शासक का नाम था हरिहर सेकेंड। गोवा देखिए ठीक है घोड़ों वगैरह के लिए, ठीक है विजयनगर में सबसे इम्पोर्टेंट जो आयात वाली वस्तु थी वो यहाँ पे घोड़ा थी। और गोवा का जो पोर्ट था बहुत इम्पोर्टेंट था, और गोवा के पोर्ट के सामने ही देखेंगे तो ठीक है जो एरिया था, ये वाला ऊपर वाला एरिया, ठीक है जैसे कि जो दक्कन वाला जो क्षेत्र होता था, जैसे कि ये वाला जो एरिया था,
बीजापुर का एरिया था, तो इसको ठीक है बीजापुर के क्षेत्रों को जो उस समय बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ताकि वहाँ के शासकों को घोड़े की आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होगा यहाँ पे गोवा, ध्यान रखिएगा। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराजे की उपाधि धारण किया। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से यहाँ पे वह राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और यहाँ पे गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का यहाँ पे उपासक था। तो अधिकतर शासक जो देखेंगे विजयनगर के जो ठीक है शासक हैं, जनरली शैव धर्म को मानने वाले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश यहाँ पे क्या कर रहा है कि आरंभ कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आरंभ कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का यहाँ पे पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, आरंभ कर दिया। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन को छीना हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, यह भी बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई, उन्हें चचेरा भाई भी माना जाता है, अच्युत राय दे थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, देख पा रहे, डी यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सही करने के लिए देखिए, यहाँ पे लुसेंट से काम नहीं चलने वाला है। मैं बहुत डिटेलिंग, मतलब विजयनगर साम्राज्य में कम से कम 4-5 लेक्चर मैंने लिया है। उन लेक्चरों को अच्छे तरीके से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी ऐसे जो यूपीएससी प्रश्न पूछा जाता है तभी इसको आप हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज फिर बहुत समस्या होगी। ठीक है, तो देख पा रहे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 में सिंहासन प्राप्त यहाँ पे किया हुआ था और एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था सालू वंश। उनके 6 वर्षों तक ठीक है शासन किया उसने। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र जिसका नाम था इमाडी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, उसी को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं यहाँ पे न्यू डाला, ध्यान रखिएगा, तुलु वंश का। यहाँ पे देखिए जो दिया है ना, यहाँ पे संगम वंश का अंत किया और सुलु वंश का यहाँ पे शुरू किया, बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, संगम वंश की जगह सालू वंश आ रहा है। अब सालू वंश के बाद से फिर आएगा तुलु वंश जिसका संबंध ठीक है कृष्णदेव राय से है, और तुलु वंश के बाद फिर से आएगा आराविडु वंश। ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासन ठीक है मतलब रूढ़ हुआ। श्री कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसे 1529 से 1542 तक शासन किया। इसीलिए सभी जो कथन है ना यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा हुआ था? उसका नाम था कुली कुतुब शाह। ध्यान रखिएगा, कुलू कुतुब शाह। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के किस राजा के साथ लड़ा था, नाम है यहाँ पे कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा हुआ था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। वारंगल और कोंडविडु आदि किले जीत लिए गए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? यहाँ पे कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज, जिसको बोला जाता है 8 तेलुगु कवि के रूप में, जिसमें पेडन्ना का नाम इम्पोर्टेंट है, तेनाली रामा का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दिया भी होगा 8 दिग्गजों के नाम, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि हैं जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। इसीलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण किया हुआ था। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना, जिसे मैंने अभी नाम लिया था, सर्वप्रमुख है, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि स्वरोचित संभव और मनुचरित्र है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद, ये तो नाम भूलना ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में दे देगा। अमुक्तमाल्यद प्रमुख रचना थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है।
इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य माने निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर, बहुत ध्यान रखिएगा, नागलपुर नामक नगर की भी स्थापना किया हुआ था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित थे, किस राजा से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, तुलु वंश के, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय से। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, तेलुगु, ध्यान रखिएगा, तेलुगु के 8 जो अष्टदिग्गज लोग थे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया हुआ था? उस नगर का नाम है यहाँ पे नागलपुर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय। 1000 खंभों वाला, समझ सकते हैं ना, 1000 जो खंभा होता है, ऐसे ऐसे खंभों में ये हजारा मंदिर को बनाया गया था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब्दुल रजाक, ठीक है, जो ईरानी शाह का भेजा हुआ यहाँ पे दूत था, सलमान नाम था उसका, सलमान नहीं, शाहरुख नाम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के शासक देवराय सेकेंड के कार्यकाल में यहाँ पे विजयनगर आया हुआ था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, बी। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया हुआ था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय, मैंने सॉरी, कृष्णदेव राय नहीं होगा, देव राय यहाँ पे सेकेंड, ध्यान रखिएगा, देव राय सेकेंड। निकोली कॉन्टी कौन था? तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी विदेशी यात्री था विजयनगर में बहुत पूछा जाता है, पूरा पूरा मैंने करा दिया है, ठीक है। डिटेलिंग करना है तो जाके प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा देखिए। देख पा रहे हैं, निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। निकोली कोंटी ने नगरों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार जैसे कि दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने साथ में दास प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। निकोली कोंटी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण नहीं अदा कर पा रहे हैं उन्हें ऋणदाता अपना दास बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए यहाँ पे विख्यात है? ध्यान रखिएगा, महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए जो विख्यात है, पहला तो नाम हो जाएगा यहाँ पे नन्नय, देखिए यहाँ पे नन्नय, और उसके बाद यहाँ पे टिक्किन, दो नाम याद रखिएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य यहाँ पे 11वीं शताब्दी में सर्वप्रथम नन्नय ने प्रारंभ किया था, ठीक है, जो कि अधूरा रह गया था। तो उसको देखिए 13वीं शताब्दी में टिक्किन द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में एरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात है। तो कवित्रय ध्यान रखना है, नन्नय, उसके बाद, ठीक है, नन्नय के बाद टिक्कन, टिक्कन के बाद यहाँ पे एरर, ठीक है। तीन जो नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर राजाओं का, ध्यान रखिएगा, विजयनगर राजाओं को। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। संगम के 5 पुत्रों ने जिसमें कि हरिहर और बुक्का, मैंने हरिहर और बुक्का सबसे इंपॉर्टेंट थे संगम के, वहीं, ठीक है, जिसके 5 पुत्र थे, सबसे इंपॉर्टेंट 2 पुत्र थे हरिहर और बुक्का। इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे देख पा रहे हैं, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित एक, ठीक है, किला था जिसका नाम था अनेगोंडी दुर्ग। इस सम्मुख दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली गई थी। अपने इस साहसी कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु विद्वान, अब यही है विद्यारण, ध्यान रखिएगा, श्री जोशीमठ मठ के हेड हुआ करते थे, तथा उनके भाई वेदों से प्रसिद्ध भाष्यकार सायर से प्रेरणा मिली हुई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना पुनः धर्मांतरण करवा लिया था मुस्लिम से हिंदू में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? वो काल है यहाँ पे विजयनगर राज्य का काल। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? अब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेमस तुक्का भी लगा सकते हैं, चूँकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे फेमस शासक यहाँ पे कृष्णदेव राय ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1509 में यहाँ पे लगभग राज्यारोहण हुआ है। देखिए 2008 में पूछा है, ठीक है, तो 1509 में यहाँ पे आप जब जोड़ देंगे 500, ठीक है, तो लगभग वही टाइम पीरियड आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसको घेर के मार दिया गया था विजयनगर साम्राज्य को? जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि उसी जगह पे लड़ा गया था तालीकोटा, जिसको राक्षसी तांगड़ी बोला जाता है। इसको एक और युद्ध के नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं बनिहट्ठी का युद्ध, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बीदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा, बरार। मैप में देखेंगे तो मैं फिर से
ये हो जाएगा बीदर का एरिया, ध्यान से देखते चलिए। ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो एरिया हो जाएगा बीजापुर का, ये हो जाएगा अहमदनगर का, ये हो जाएगा गोलकुंडा का, और ऊपर हो जाएगा इधर बरार का एरिया। तो विजयनगर की साम्राज्य सीमाएं इन दोनों से मिलती थी, जिसका नाम था, ये देख पा रहे हैं इधर, ठीक है, बीजापुर, और ये हो जाएगा गोलकुंडा, ठीक है। यही था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का अपवाह क्षेत्र, यहाँ पे रायचूर दोआब जिसको बोला जाता था। तो ये बरार जो था ना, देखिए सबसे ऊपर है यहाँ पे, ये शामिल नहीं था क्योंकि इसका, ठीक है, मामला कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड था, और जो दक्कन के जो सुल्तान थे उनसे इसका मनमुटाव चल रहा था, ठीक है, तो शामिल नहीं हुआ था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षस एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो हुआ करता था सदाशिव राय, ठीक है। अब यहाँ पे सदाशिव राय नाम मात्र का शासक था, वास्तविक जो शक्ति थी उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था, उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राय राम का वध कर दिया, माना जाता है कि सीधे उसका गर्दन उड़ा दिया राम राय का। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? फिर से वही, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, ध्यान रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य के बीच, और यहाँ पे जो संयुक्त जो सेनाएं थी, जिसमें ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ बरार शामिल नहीं था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। अब इसमें एक, ठीक है, बीदर को भी दे देना चाहिए, लेकिन बीदर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 तो थे ही ना, एक बीदर भी हो जाएगा, बरार नहीं था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, कितना देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, 1565 ईस्वी में। इस डेट को तो एकदम घोर के पी जाइए आप लोग। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर शासक माने साम्राज्य का शासक कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, शासक है यहाँ पे वेंकट सेकंड, ध्यान रखिएगा, वेंकट सेकंड ही था। अराविडु वंश में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, अराविडु वंश, ठीक है। तो अराविडु वंश की स्थापना 1570 में किया गया था। जैसे ही देखिए तालीकोटा का युद्ध होगा तो देखेंगे तालीकोटा के युद्ध के साथ साथ तुलु वंश का यहाँ पे अंत हो जाएगा। तुलु वंश के बाद ही आएगा यहाँ पे अराविडु वंश, लगभग 1570 में, ठीक है। और उसी समय माना जाता है कि जो वेंकट जब यहाँ पे सेकेंड जब राजा बना, काफ़ी 3-4 शासकों के बाद, ठीक है, एक अवयस्क शासक होता है ये भी, तो यहाँ पे एक राजा होगा वोडियार करके, ध्यान रखिएगा, वोडियार, यही इसका समकालीन था। और 1612 में इसने भाई मैंने इससे इजाज़त लिया वेंकट सेकंड से कि भाई हमको एक मैसूर राज्य की स्थापना करना है और इसको यहाँ पे परमिशन मिल जाएगा। अब यही जो मैसूर राज्य होगा आगे चल के देखेंगे तो हैदर अली टीपू के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। और पुनः जब देखेंगे अंग्रेज लोग जब टीपू सुल्तान को मार देगा तो वहाँ पे पुनः एक वोडियार वंश के एक छोटे से बच्चे को स्थापना कर देगा, ठीक है, शासक के रूप में। तो देखिए पूरा लिंकिंग है, याद करेंगे शहीद हो जाएंगे, ठीक है, समझने पे जोड़ दीजिए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख जो उनकी व्यवस्था थी भू राजस्व, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व, ठीक है। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाला कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो स्रोत हुआ करता था भूमि कर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण करके भू राजस्व वसूल किया जाता था। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, उस समय लगना शुरू हो गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे देख पा रहे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि की अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्रित करने हेतु 58 नामक, ध्यान रखिएगा, 58 नामक एक अलग विभाग की यहाँ पर स्थापना की गई थी। भू राजस्व निर्माण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। सिंचित था, इसमें देखिए शुष्क, उद्यान और वन, 4 यहाँ रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी, लगभग इसी के रेंज में लिया जाता था। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था।
निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बड़ा फेमस नाम है हम्पी, ध्यान रखिएगा हम्पी, जो कभी मंदिरों का पूरा पूरा समूह हुआ करता था। लगभग 1600 से अधिक देखिए यहाँ पे छोटे मोटे मंदिर मिले हैं। अभी टूटने के बाद जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे ठीक है जो भी मुस्लिम शासक थे सब ने उसको मतलब जला दिया था, नष्ट कर दिया था, उसके बाद भी इतना मिला है। तो हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। और यही विरूपाक्ष मंदिर के सामने देखेंगे तो गूगल में सर्च करेंगे विरूपाक्ष मंदिर तो वहाँ पे सामने एक ठीक है पत्थर का बना हुआ एक ठीक है रथ की आकृति भी आपको देखने के लिए मिलेगी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका अवशेष मिलता है हम्पी में, ध्यान रखिएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा हुआ था? बहुत फेमस नाम है बुक्का प्रथम ने, ध्यान रखिएगा। बुक्का प्रथम ने, हरिहर प्रथम का भाई बुक्का प्रथम ने भेजा हुआ था। लगभग देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है लगभग 1374 में चीन के सम्राट के पास इसने अपना ठीक है दूत मंडल भेजा हुआ था। बुक्का का संबंध संगम वंश से था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? बड़ा फेमस नाम है श्रीनाथ, ये थे यहाँ पे देवराय, ध्यान रखिएगा देवराय। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोडाविंडू के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे, ठीक है। जो रेड्डी जो जनरली कह सकते हैं व्यापारी वर्ग हुआ करता था। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति थी। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? बहुत फेमस नाम है कल्याण मंडप, ठीक है। वो था विजयनगर में, जो बहुत ही अलंकृत तरीके से बनाया जाता था। खासकर जो बड़े बड़े त्यौहार होते थे, रामनवमी वगैरह, वो यहीं इन मंडपों पे लगाया जाता था, ठीक है। तो कल्याण मंडप, ठीक है। देख पा रहे धार्मिक उत्सव के समय देवी देवताओं की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर जाते थे। इसमें देवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? देखिए 56 प्रकार का, ठीक है, वो स्थित है यहाँ पे हम्पी में। तो विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने यहाँ पे करवाया हुआ था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित एवं संगीतमय स्वर निकलते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोगों ने कवर किया था। इसको अगर एक बार में क्लियर नहीं हो तो 2 बार देखिए, ठीक है। और फिर भी क्लियर नहीं हो तो मेरा जो लेक्चर मैंने कराया हुआ है, ठीक है, नीचे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। वहाँ से आप देखिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल बात करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का। पूरा पूरा घटना चक्र कंप्लीट होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें एंड शेयर करते रहें। जय हिंद।